नमस्कार साथियों। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एलटी की ये सीरीज चल रही है पेडागोजी की, और उसमें जब सिलेबस लगभग समाप्त हो चुका है, आप लोगों ने भी कर लिया होगा, तो ऐसी स्टेज आ गई है कि हम एमसीक्यू के थ्रू अपनी तैयारी को जांचें, परखें और उसे और बेहतर बनाने के लिए बचे हुए दिनों में कोशिश करें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी पेडागोजी की 5 यूनिट पर आधारित एक एमसीक्यू तैयार की है, उसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ सवाल हैं इसके कि हम एक बार अपने आप से ये पूछ सकते हैं, क्या हमने सभी यूनिट्स बहुत अच्छे से तैयार कर ली हैं? क्या उनमें कहीं कोई गुंजाइश है? तो ये एमसीक्यू आपको ये एहसास कराएगा कि कहाँ कहाँ और गुंजाइश रह गई, हमें उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। और एक और बात, जब आप एमसीक्यू सीरीज की प्रैक्टिस की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें एक प्रश्न में बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाएं, ताकि हमने वो टॉपिक ना भी पढ़ा हो तो उसके महत्वपूर्ण आयाम जो डायमेंशन है वो हमारे कवर हो जाएं। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, जब बच्चे अपनी असफलताओं के दोष को किसी दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करते हैं, तो वह विधि क्या कहलाती है? ऐसा कि जिसमें तनाव जिम्मेदार हम हैं और दूसरों पर लाद दें, तो उससे अपना तनाव कम करते हैं, तो वो कौन सी विधि होती है? और उसका नाम यहां लिखा हुआ है स्थानापन्न समायोजन, मानसिक मनोरचना और रचनात्मक समायोजन, या ये सभी। तो उसे कहते हैं स्थानापन्न समायोजन, यानी ये अल्टरनेटिव रूप से जब हम अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देते हैं, वो ऐसा एडजस्टमेंट होता है, अल्टरनेटिव एडजस्टमेंट होता है अपने टेंशन का, अपने तनाव का। और देखें, निम्नांकित में से कुसमायोजित बच्चे कौन होते हैं? तो समायोजन चैप्टर हमारे यहाँ दिया गया है, उससे संबंधित है। साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो दे, असामाजिक, स्वार्थी व सर्वथा दुखी हो, परिवेश से अनुकूलन स्थापित करने में असमर्थ हो, या ये सभी। तो ये सारे गुण एक कुसमायोजित बच्चे के अंदर होते हैं, जैसा हमने अपने सिलेबस में पढ़ा था, ये सभी है। अच्छा, आगे देखें, एक चैप्टर हमारे यहाँ इंटर्नशिप दिया गया है और उसका नाम हम कार्यानुभव कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया जाता है तो उसे व्यावहारिक जीवन में समझने के लिए हम इंटर्नशिप का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या है? इंटर्नशिप का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है? तो व्यावसायिक कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए, अधिगम का व्यावहारिक प्रयोग करने के लिए, वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के प्रयोग के लिए, और लिखित परीक्षा हेतु अध्ययन करने के लिए। तो आप जानते हैं इंटर्नशिप में अध्ययन नहीं होता है लिखित परीक्षा के लिए, बल्कि ये व्यावहारिक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये। आगे देखें, एक मानसिक सशक्त, ये मानसिक स्वास्थ्य हमारे यहाँ दिया गया है यूनिट 2 में। एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? दूसरों की गलती बताना, स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना, दूसरों की कमजोरियां ढूंढना, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जो मानसिक सशक्त होता है वो अपनी गलतियों के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझता है। जैसे आप ये जब सीरीज कर रहे हैं तो आप इस बात का अनुमान लगा पा रहे हैं कि अभी तक भी कहाँ कमी रह गई है आपकी तैयारी में, और अब भी वो समय है हमारे पास कि हम बचे हुए समय में इसे कम से कम कितना पढ़ के अच्छी रणनीति के साथ एग्जाम हॉल जा सकते हैं। तो ये क्या है कि अपनी गलतियों को सुधारने के जो तरीके ढूंढता है वो मानसिक रूप से मजबूत है, ऐसा। आगे देखें कि बुनियादी स्तर के लिए एनसीएफ 2023 यूनिट 5 में दिया गया है कि संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ये पूछा है फॉल्स सेंटेंस। यह 3 से 8 आयु वर्ग के लिए पहली एकीकृत पाठ्यचर्या रूपरेखा है। इसकी प्रेरणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्राप्त हुई है। यहाँ 2020 है, नई शिक्षा नीति जो जुलाई 2020 आई उससे प्राप्त हुई है। यह 21वीं सदी के ज्ञान समाज की चुनौतीपूर्ण मांगों के लिए भारत को तैयार करेगी। और इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का औचित्य समाप्त हो जाएगा। तो यह गलत है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 जो है, जो पूरी स्कूली शिक्षा के लिए है, 12वीं कक्षा तक के लिए है, उसमें जो बृहद सुझाव दिए गए हैं स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए, वो औचित्यहीन नहीं होगी। तो यही इसका गलत आंसर है। ठीक है। अच्छा, एक शब्द ये दिया गया है भारतीय पुनर्वास परिषद, RCI जिसे कहते हैं, के संबंध में सत्य कथन नहीं है पूछा है। कौन कथन असत्य है? परिषद को एक
सोसाइटी के रूप में 1986 में पंजीकृत किया गया, सही है। संसद ने इस पर 1992 में अधिनियम बनाया था और यह एक संवैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है और यह दिव्यांग व्यक्तियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के पुनर्वास का कार्य करती है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लग रहा है। ये प्रश्न संख्या 6 में स्पेशली मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट्स में बताइए क्या लग रहा है आपको। तो इसका सही उत्तर है ये 4, और इसमें पिछड़ा वर्गों के पुनर्वास की बात नहीं की गई है, इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास की बात तो की गई है, इसलिए इस हिस्से से यह गलत हो गया। इस हिस्से में तो ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा, ये ठीक नहीं है ऐसा। और निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक, राष्ट्रीय महिला आयोग। हमारे यहाँ समावेशन के लिए बात कही गई है कि हम समावेशी कैसे बनाएंगे शिक्षा को। यूनिट 4 पूरी समावेशी शिक्षा पर आधारित है और उसमें बालिकाओं की शिक्षा और पिछड़े वंचित वर्गों की SC ST की शिक्षा के बारे में कहा गया है। तो उन्हें शिक्षा के बराबर अवसर मिल सके, इसके लिए हमारे यहाँ ये तमाम आयोग बनाए गए हैं। मतलब केवल उन्हें शिक्षा मिल सके इसके लिए नहीं, बल्कि उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो समाज में, इसके लिए बनाए गए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 लिखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 और बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। और सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए था 93 और जो लिखा है 92, तो ये होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना था 1993 में। देखिए, जो मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस तरह के प्रश्न आपकी प्रैक्टिस को बहुत अधिक मजबूत करते हैं। मतलब बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में जैसे यहाँ आपको पता लगा, तो बहुत सारी चीजें 4 ऑप्शन के थ्रू तैयार हो जाएं। MCQ में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। और आप में से जो लोग चाह रहे हैं कि वो टेस्ट सीरीज करें प्रॉपर इस तरह की, तो वो हमारी टेस्ट सीरीज भी है, उसमें 21 टेस्ट हैं पेडागोजी के, जिसमें हर यूनिट के 2-2 टेस्ट हैं। पेडागोजी के हर यूनिट के 2-2 टेस्ट का मतलब हुआ यूनिट 1 से 2, और ऐसे ही यूनिट 5 हैं हमारे पास, तो 5 यूनिट से अगर 2-2 होंगे तो वो 10 टेस्ट होंगे कुल पेडागोजी के। और उसके अलावा जीके के कुल 3 टेस्ट होंगे यूनिट वाइज, और रीजनिंग के भी कुल 3 टेस्ट होंगे यूनिट वाइज। इस तरह से कुल 16 टेस्ट होंगे यूनिट वाइज, और ओवरऑल जिसमें 50 मार्क्स पूरे पूरे एग्जाम हॉल जाने के लिए आपको मिलेंगे, जिसमें 30 मार्क्स की पेडागोजी, 10 मार्क्स की रीजनिंग और 5 मार्क्स की उत्तराखंड, 5 मार्क्स की इंडिया जीके, मिला करके बनेंगे 50 नंबर। ऐसे 50 क्वेश्चन के 5 आपको टेस्ट और मिलेंगे। तो ये 5 टेस्ट होंगे जिसमें प्रत्येक में 50 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से 250 प्रश्नों की ये प्रैक्टिस होगी, और बाकी 30-30 के हिसाब से 16 प्रश्नों की 480 प्रश्न ये होंगे। तो 480 और 250 इतने सारे प्रश्नों का अभ्यास हम कर सकेंगे इसमें। तो आप में से जो लोग चाहें तो उसको आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वो उसमें आप उसे ज्वाइन करने के लिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां से उससे जुड़ सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बहुत अधिक मजबूत बना सकते हैं। अन्यथा हम जो ये MCQ कर रहे हैं ऐसा अभ्यास करते रहेंगे। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15(4) हमारे यहाँ संविधान के बारे में भी पूछा गया है, और पूरे जो समावेशी शिक्षा का यूनिट दी गई है यूनिट 4, उसमें भी ऐसे प्रावधान हैं। तो ये पहली यूनिट में भी दिया गया है। यहाँ जाकर के आपको एक बात का एहसास होगा, जिसके लिए हमने अक्सर पिछली कक्षाओं में ये बात की, कि पूरे सिलेबस में ऐसे कई टॉपिक हैं जो यूनिट 1 में भी हैं, 3 में भी हैं, 5 में भी हैं। उनको जोड़ करके पढ़ना होगा, तभी एग्जाम की अच्छी तैयारी होगी, और हमने ऐसा किया भी है। तो जिन लोगों ने ऐसे नहीं समझा, तो उनको ये संविधान से संबंधित मुद्दे जितने हैं जो पाठ्यक्रम में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट दिए गए हैं, और कुछ इनडायरेक्ट दिए गए हैं। तो यूनिट 4, यूनिट 1 और यूनिट 5 में कई सारे ऐसे इशू हैं जो बार बार इन बातों को कहते हैं कि हमें संविधान के कुछ विशेष अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे। उसमें से एक ये 15(4) भी है, जहां ये मूल अधिकार मिला हुआ है कि अगर राज्य इनके लिए कुछ विशेष उपबंध करता है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, तो उसे रोका नहीं जाएगा। ये मूल अधिकार है नागरिकों के लिए। एक है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21,
और दूसरा है बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 और विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। बताएं क्या आंसर होगा, पॉज करके बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है। मैंने आपसे 6 पूछा और 8 पूछ रहा हूं, कम से कम इन 2 प्रश्नों के उत्तर जरूर कमेंट्स में लिखिए, क्या होगा आपके हिसाब से इसका उत्तर। तो यहां लिख दिया गया है अनुच्छेद 21, जबकि आप जानते हैं कि ये 21A में वर्णित है शिक्षा का मूल अधिकार, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे रखा गया। ठीक है, तो ये आंसर है इसका सेकेंड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। ये 2002 से पहले था, लेकिन इसमें अब बदलाव हो गया है। और दूसरा, 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा तथा पोषाहार उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है, ये हो सकता है। 6 से 14 वर्ष तक के अपने पाल्यों को शिक्षा के अवसर देना अभिभावकों का दायित्व है, ये नहीं है, ये अनुच्छेद 51A में कहा गया है। और अस्पृश्यता का अंत ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है, 17 में, ये आप जानते भी हैं। तो इसका सही उत्तर है ये सेकंड, 6 वर्ष तक के बच्चों का उल्लेख किया गया है। जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया तो उसमें मेंशन किया गया अनुच्छेद 45 में कि हम 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार देना और शिक्षा देना ये राज्य का दायित्व होगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखें, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी, अनुच्छेद 28 सही है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा तथा लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 29। और धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाओं के राज्य के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 30। और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 45, ये हो गया गलत। आप जानते हैं कि ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है, इसलिए ये गलत है और बाकी 3 सही हैं। इन प्रश्नों को इस भाव से रखा गया है ताकि यदि आपने ये अभी तक नहीं देखी हैं सारी चीजें, तो आपका रिवीजन कम से कम MCQ के थ्रू हो जाए। और जो लोग ऐप से जुड़े हैं या कोर्स से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि वो इन सारे MCQ को, सारे जो चैप्टर बेस्ड MCQ हैं, उसे डाउनलोड भी कर पाते हैं, उसे प्रिंट भी कर पाते हैं। तो यदि आप वैसा करना चाहें तो ऐप के थ्रू वैसा भी कर सकते हैं। विशेष शिक्षा इसलिए विशेष है, हमारे यहाँ यूनिट 4 में विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा दिया गया है, तो उसमें विशेष शिक्षा की बात कही गई। तो विशेष शिक्षा क्या होती है, ये विशेष क्यों है? सामान्य बच्चों को विशेष रूप से पढ़ाया जाता है ऐसा नहीं, यहाँ सामान्य बच्चे लिखा है। सामान्य तथा विशेष बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, ये समावेशी शिक्षा है या एकीकृत शिक्षा, इसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। पढ़ने के साथ साथ गतिविधियों से सीखने का अवसर दिया जाता है, ये भी नहीं है। और केवल विशेष बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसीलिए ये विशेष है। ये केवल विशेष बच्चों को शिक्षा दी जाती है इसमें, ठीक है, तब इसको विशेष शिक्षा कहते हैं। एकीकृत शिक्षा समावेशी शिक्षा के से इस अर्थ में भिन्न है। एकीकृत शिक्षा जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो समावेशी से कैसे भिन्न है पूछा है। यह सभी को समान अवसर देने के लिए है। विशेष बच्चों के लिए विशेष कक्षा कक्ष तथा शिक्षक की अपेक्षा रखती है एकीकृत शिक्षा। अच्छा, विशेष तथा सामान्य बच्चों को समान रूप से सीखने के लिए अवसर प्रदान करती है और सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त कर देती है। कौन? एकीकृत शिक्षा। तो एकीकृत शिक्षा सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त नहीं करती। पॉज करके आंसर करिए इसका। तो इसका सही आंसर है ये कि जो एकीकृत शिक्षा होती है वो विशेष बच्चों के लिए विशेष कक्षा कक्ष और शिक्षक की अपेक्षा करती है। मतलब ऐसा स्कूल होता है जहां दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, पर उनके लिए अलग कक्षा कक्ष और अलग टीचर्स होते हैं, वो एकीकृत शिक्षा होती है। हमने समावेशी शिक्षा में विस्तार से पढ़ा है। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है, ये यूनिट 5 में प्रधानाध्यापक की भूमिका एक चैप्टर दिया है। प्रबंध समिति से अच्छे संबंध कायम करना, छात्रों से अच्छे संबंध स्थापित करना और शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना और कक्षा शिक्षण है। तो ये सभी, लेकिन जो इसका प्रशासनिक दायित्व है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी जो है वो ये है कि वो प्रबंध समिति, मैनेजमेंट कमेटी जो है उसके साथ अच्छे संबंध रख के, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया? त्रिभाषा सूत्र, कला तथा संगीत, हस्तशिल्प और कंप्यूटर शिक्षा। बताइएगा क्या होगा उत्तर। फिर से मैं प्रश्न 14 पर आपको पूछ रहा हूं। तो ये आप समझें कि ये माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था ये 1952 की घटना है, 1952 की। और 1952 में कंप्यूटर जैसी कोई चीज नहीं थी, तो कंप्यूटर शिक्षा को लेकर के कोई बात इन्होंने नहीं कही। आगे देखें,
राष्ट्रीय मतलब कई प्रश्न ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको आईक्यू जो होता है वो काम करता है। अगर यहाँ हम नहीं भी जान रहे होते और कंप्यूटर का उद्भव भारत में 1995 में ज्यादा उपयोग शुरू हुआ इसका व्यावहारिक जीवन में, तो वहां से हुआ, तो मुदालिया आयोग ने ये बात नहीं कही होगी, ये जानने की बात थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसे हम रमसा कहते हैं का विलय समग्र शिक्षा अभियान में किस वर्ष किया गया? 2010, 2014, 2018, 2022। तो हम जानते हैं कि 2018 में ये शुरू हुआ। कोठारी आयोग या जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं ने अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन में कितने सुझाव प्रस्तुत किए हैं? 23, 24, 25, 20। तो सही उत्तर है उस समय शिक्षा में जो कमियां थी उनको लेकर के 23 सुझाव कोठारी आयोग ने दिए हैं। शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? यूजीसी, सीएबी और एनएसडीए और एनआईईपीए। तो आप जानते हैं सीएबी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन इसको कहते हैं हम। तो ये जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड है ये 1920 में गठित किया गया, 23 में भंग किया गया, 35 में फिर बनाया गया। इस तरह से इसकी एक लंबी कहानी है। लेकिन भारत में केंद्र सरकार को शिक्षा पर अच्छे कार्य करने के लिए सलाह देने का दायित्व तो इसी का है, ये सर्वोच्च निकाय है। तो ये है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। जिला शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान डाइट की प्रमुख भूमिकाएं हैं शिक्षक, विद्यालय और समुदाय के संयोजन पर चर्चा करना, यह है। राज्य पाठ्यचर्या संरचना बनाना, ये डाउटफुल है। माध्यमिक विद्यालय के विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, ये भी डाउटफुल है क्योंकि यहाँ माध्यमिक शिक्षा लिखा हुआ है, प्राथमिक शिक्षा के लिए करता है। शिक्षक प्रशिक्षण के प्रभाव के संबंध में अवधि शोध करना, हाँ ये होता है, आवधिक शोध करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम रिसर्च किए जाते हैं शिक्षक प्रशिक्षण पर। और स्कूल प्रोग्राम निर्माण करना, ये भी होता है। तो ये दो नहीं होंगे, बी और सी जिसमें नहीं होंगे वो एडीई हैं, यानी एक इसका सही आंसर है। आगे देखें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को पॉज या रोकने के लिए कौन सी कुंजी दबानी होती है? PSAW। तो ये एस से स्टॉप होता है। आगे हमारे यहाँ एक चैप्टर दिया गया विकास, और ये विकास को लेकर के प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। यहाँ तार्किक रूप से लिखा है लॉजिकली। पियाजे के चरणों के संबंध में यह कथन सही है किसमें? सेंसरी मोटर में, सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, प्री ऑपरेशनल, मूर्त संचालन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और औपचारिक संचालन प्रक्रिया, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये होता है, ये आपको बहुत सही उत्तर है आपका मूर्त संचालन प्रक्रिया। ठीक। अच्छा, आगे देखें, 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस उद्देश्य से चलाया गया? शैक्षिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए शैक्षिक संगठनों को पुनर्गठन करना, यह शैक्षिक संगठनों का पुनर्गठन ऐसा कहा गया है। दूसरा, वयस्क शिक्षा में गंभीरता और इसकी आवश्यकता की नवीन भावना का संचार करना, और सभी के लिए शिक्षा की नीति को एक उत्साह से लागू करना, लोगों को निष्पक्षता और समानता के बारे में जागरूक करना। तो इसका सही उत्तर है ये वयस्क शिक्षा। जो 35 वर्ष से ऊपर के लोग हैं और शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और 1986 की शिक्षा नीति, जैसे आप जानते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया था कि हमें शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना होगा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना होगा। तो ऐसा देखा गया कि 35 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को शिक्षा में कैसे शामिल किया जाए, इसी उद्देश्य से 1988 में यह कार्यक्रम चलाया गया। तो इसका उद्देश्य था क्या? वयस्क शिक्षा में गंभीरता और इसकी आवश्यकता की नवीन भावना का संचार करना। मतलब इसकी आवश्यकता है, वयस्क लोगों को भी पढ़ने की आवश्यकता है, शिक्षित होने की आवश्यकता है। छात्रों को ... पढ़ाने पर वे अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो ये पर्यावरण शिक्षा एक टॉपिक दिया गया है, उससे है कक्षा के बाहर, समुद्र किनारे, कक्षा में, प्रयोगशाला में। कक्षा और प्रयोगशाला में पर्यावरण उतना समझ नहीं आता जितना कक्षा के बाहर समझ में आता है। एक ऑप्शन ये भी दिखाई दे रहा है समुद्र किनारे, मतलब पर्यावरण तो वहां भी देखते हैं, लेकिन पर्यावरण केवल समुद्र किनारे ही नहीं है, वहां जहां सजीव निर्जीव सब रह रहे हैं, यानी स्कूल की क्लासरूम के बाहर की चीजें क्या हैं, हमारे पर्यावरण का जो हिस्सा है, उसे समझने के लिए हमें क्लासरूम के बाहर जाना होगा। तो पर्यावरण शिक्षा के लिए हमारे यहाँ एनसीईआरटी ने जो किताबों में, ईवीएस की किताबों में जो उद्देश्य लिखा है वो यही लिखा है
कि हम अपने आसपास के जीवन को आसानी से समझें। इसलिए आपने देखा होगा जिसे हम ईवीएस कहते हैं, उन किताबों का नाम हिंदी में आसपास लिखा हुआ है। आसपास का मतलब ही है हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है वह हमारा पर्यावरण है। तो ये बताता है कि कक्षा के बाहर जाकर के हम पर्यावरण के बारे में अच्छी समझ पैदा कर सकते हैं। भारत में वर्तमान शैक्षिक प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है वैश्विक तापन, शारीरिक दंड, शिक्षा में समानता, समावेशी शिक्षा। ये ऐसे प्रश्न हैं जब हम जल्दबाजी में इनसे गुजरते हैं तो ये आंसर कहीं और टिक करा देते हैं। तो ये ऐसा पढ़ने में हम ऐसा पढ़ लेते हैं इसको कि वर्तमान में जो चुनौती है वो सबसे बड़ी क्या है, और ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। हम जानते हैं, और जब गर्मी में ये एग्जाम हो रहा होता है तो हमें जब एग्जाम हॉल में गर्मी लगती है तो हमारा मन करता है हाँ ग्लोबल वार्मिंग बहुत सही है, ये आंसर होगा। जबकि इसमें पूछा है क्या, शैक्षिक प्रणाली के समक्ष क्या चुनौती है, एजुकेशन सिस्टम के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ये पूछा है। तो वैश्विक तापन तो हो ही नहीं सकता, ये तो एनवायरमेंट की बात है। शारीरिक दंड ये भी नहीं है। शिक्षा में समानता और समावेशी शिक्षा, ये दो ही हमें ऐसा बता रहे हैं कि दोनों आंसर हो सकते हैं। तो जो लोग इस बात की गहरी समझ रखते हैं वो जानते हैं कि शिक्षा में समानता यानी जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशेष बच्चे हैं उन सबको अपने जीवन में उन्नति के बराबर अवसर दिए जा सके। शिक्षा को ऐसा कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा प्रणाली के सामने। और इसी का एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन पूरी तरह से समानता ला देगी ऐसा नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्रयास है शिक्षा में समानता को लाने के लिए। लेकिन उसमें अभी बहुत सारे अनुसंधान और विकास काम होने हैं जिससे हम शिक्षा में वंचित वर्गों को, जरूरतमंद को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष उन्नति के मौके दे सकें, ऐसा। ठीक है, अच्छा आगे देखें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्लासरूम जो हैं वो कैसे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अप्रभावित हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, अप्रभावित तो नहीं है, फर्क तो पड़ा, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। तो एवरेज एज को प्रभावित करता है, ये है। और वैसे भी लिखा है अप्रभावित है, ऐसा नहीं है। लिंग के अनुसार समजातीय हो गए हैं, और ये पहले भी हमने चर्चा की है कि लिंग के अनुसार समजातीय हो गए हैं का मतलब जितने लड़के विद्यालय में पढ़ रहे थे उतनी ही लड़कियां भी हैं, उतने ही थर्ड जेंडर भी हैं। मतलब नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड और थर्ड जेंडर चाइल्ड इक्वल हो गया है। उदाहरण के लिए समझें कि एक क्लास में इनकी संख्या सपोज करें कुल संख्या 60 है, तो ऐसा इस ऑप्शन का मतलब हुआ कि 20 लड़के, 20 लड़कियां, 20 थर्ड जेंडर हो गए हैं, ये ऐसा कह रहा है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। लिंग के अनुसार अधिक समझाती, हाँ ये हो सकता है, पहले जैसा एवरेज नहीं था अब वैसा एवरेज है, बालिकाओं की संख्या और थर्ड जेंडर की संख्या बढ़ी, ऐसा हो सकता है। आयु के अनुसार अधिक विषम जाति हो गए हैं, विषम जाति नहीं हो गए हैं। जब से आरटी आया है, सबको स्कूल जाने की सुविधा मिली है, तब से बालिकाओं और थर्ड जेंडर की भूमिका बढ़ने की वजह से कक्षा कक्ष अधिक लिंग समझातीय हो गए हैं। शिक्षा एक निवेश नहीं है, ये शिक्षा निवेश के रूप में एक टॉपिक दिया गया है। यदि वह रोजगार की निश्चितता प्रदान करे, योग्यता के अनुसार लाभ मिले, अधिक योग्य को कम लाभ मिले, अधिक योग्य को अधिक लाभ मिले। इसका सही उत्तर है अधिक योग्य को कम लाभ मिले, 3। ठीक है, जब अधिक योग्य को कम लाभ मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है। इन्वेस्टमेंट कोई चीज तब कहलाती है जब उसमें लागत से ज्यादा लाभ होता है, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो शिक्षा लागत से ज्यादा लाभ देने वाली जब हो तब होगा। अधिक योग्य को कम लाभ मिले तो इसको निवेश नहीं कहेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाना, इसे कहा जाएगा शिक्षा का लोकतंत्रीकरण, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का उदारीकरण और शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्या कहेंगे इसे? हाँ, शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को सभी तक पहुंचाना। अच्छा, ये सब तो हम कर रहे हैं, ऐसे में आपके मन में एक प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है। जैसे हम 30 प्रश्न कर रहे हैं, आगे चल करके इनकी संख्या 30 होने वाली है एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपके पास 30 प्रश्न आने वाले हैं इसलिए हम 30 कर रहे हैं। तो इस 30 से एक बड़ा प्रश्न मन में आता है कि हमारे यहाँ 5 तो यूनिट दी हैं, और हर यूनिट में, एक यूनिट में तो 33 टॉपिक दिए गए हैं और एक में 12-13 भी दिए गए हैं। तो एवरेज में देखें तो 30 से ज्यादा एवरेज में हमारे पास टॉपिक हैं, और ऐसे देखेंगे तो करीब करीब 130 से लेके 150 के बीच में करीब करीब 140 टॉपिक हमारे पास दिए गए हैं। 140 टॉपिक हैं और प्रश्न पूछे जाने हैं 30, और अगर बहुत बैलेंस पेपर पूछ लिया
तो एक यूनिट से 6 प्रश्न पूछे जाने हैं। ऐसे में ये प्रश्न दिमाग में आना स्वाभाविक है, आखिर ऐसे 6 चैप्टर कौन कौन से हैं जिनसे प्रश्न बनेंगे। अल्टीमेटली प्रश्न तो उन्हीं 6 से बनेंगे, या 6 ही प्रश्न बनेंगे एक यूनिट से। अगर बैलेंस पूछा जाता है, पेपर बैलेंस पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन बहुत न्यायपूर्ण तार्किक यदि प्रश्न पत्र बनाया जाता है तो वो यह होगा कि उसमें हर यूनिट से 6 प्रश्न होंगे। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम अपने आप से ये निर्णय कर पाएं कि वो 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, 6 महत्वपूर्ण चीजें कहाँ से पूछी जाएंगी। एटलीस्ट उन टॉपिक पर विशेष फोकस किया जाए। हालांकि आप सबने पूरा पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं या बचे हुए दिनों में पढ़ने का आपका इरादा है, लेकिन बचे हुए समय में इस रणनीति को बनाने की भी जरूरत है कि हम उन 6 क्वेश्चन को, 6 टॉपिक को विशेष रूप से समझें हर यूनिट से। ऐसा पेडागोजी में भी, ऐसा जीके में भी, रीजनिंग में भी है, क्योंकि वहां से भी 10-10 सवाल पूछे जाने हैं। तो उसके लिए आप ये जो एमसीक्यू सीरीज या मॉक टेस्ट सीरीज हमारी चलेगी उससे जुड़ करके उसका फायदा ले सकते हैं, या जहां भी आप जुड़ना चाहें उन जगहों से जुड़ करके मैक्सिमम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को मजबूत करते चलेंगे। ऐसा ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में आंध्र प्रदेश में बना। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विद्यालय 2016 में एर्नाकुलम केरल में बना। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय 2019 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बना। और भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय 1916 में मुंबई में, ये डी.के. कर्वे साहब ने बनाया था, ये बना। और एकमात्र ऐसा प्रश्न जिसमें आपके पास 5 ऑप्शन है और सभी सुमेलित हैं, ये दिया गया है। ये मैंने आपको कहा कि मॉक टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट का सबसे बेहतरीन मतलब ये होता है कि हम उससे अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। तो अगर इतने फैक्ट एक साथ हमें मिल जाएं तो, क्योंकि हमारे यहाँ जो समावेशी शिक्षा वाली यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ आपको, यूनिट 4 उसमें, और या फिर जो ये यूनिट 5 दिया गया है जिसमें विभिन्न संस्थाओं को दिया गया है, उनके द्वारा जो देश में शिक्षा के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनमें क्या क्या पहल की जा रही हैं, उनके उदाहरण के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ें। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा का उद्देश्य है सार्वजनिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा का विकास करना। हाँ, सरकारी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा का विकास ये तो है। निजी स्कूलों में, फिर हम नीचे क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये अभ्यास में रहे कि आपको चारों प्रश्न, चारों विकल्प पढ़ने हैं। निजी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा, निजी स्कूलों की बात कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा है, तो माध्यमिक शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं है। निजी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा, तो यहाँ निजी स्कूल दिए हैं, तो ये निजी स्कूलों में नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में चलता है। सार्वजनिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे क्या, बच्चों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट कब अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, सांवेगिक रूप से स्थिर होते हैं, सक्रिय होते हैं, और या अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं, तब उन्हें हम क्या कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट वाले स्टूडेंट कहते हैं। तो जो अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः जानता है। इसीलिए देखिए, ये इस टेस्ट सीरीज का मतलब यही था कि आप अपनी कमियां और अपनी शक्तियों को समझें और उसका प्रयोग करें, क्योंकि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या एग्जाम हॉल में होलिस्टिक डेवलपमेंट वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाना है, ये आप जानते हैं। तो उन अभ्यर्थियों में अपने आप को शामिल करना है जिनका होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी जिन्होंने पूरे सिलेबस को देखा है। तो पूरे सिलेबस में 2 चीज में तो हम भी मदद करने के इरादे में हैं, एक एसएसटी वालों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज, और दूसरा हिंदी वालों के लिए भी मॉक टेस्ट सीरीज हम लाएंगे। ये पार्ट 1 के लिए तो लाए ही रहे हैं, लेकिन उन 2 सब्जेक्ट के लिए भी लाएंगे। या फिर आप में से जो भी लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी जहां से भी कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू वहां से भी करें, क्योंकि ये होलिस्टिक की बात कर रहा है, सर्वांगीण की। तो हमें अपने सिलेबस को सर्वांगीण रूप से तैयार करके जाना होगा, ऐसा ये बता रहा है। अंतिम प्रश्न, महात्मा गांधी ने द ब्यूटीफुल ट्री कहा वेदों की शिक्षा को, पाश्चात्य शिक्षा को, नैतिक शिक्षा को और भारतीय शिक्षा को। आप जानते हैं भारतीय शिक्षा दार्शनिक यूनिट 1 में जो दिया गया है, उसमें महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा है। ये पूरे 30 प्रश्न और ये इनके आंसर की, यदि आप चाहेंगे तो ये एप्लीकेशन से इस एमसीक्यू को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करके अपने पास रख सकते हैं और इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते चलें। अभी आपके पास समय है एग्जाम तक, और अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम हॉल जाएं, खूब सारी प्रैक्टिस कर लें। ऐसे में जबकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है, और जब
एग्जाम की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तब आप इस बात को समझें, न केवल अभ्यर्थियों को तैयारी का समय मिला है बल्कि एक्सपर्ट्स को भी अच्छे लेवल के प्रश्न बनाने का समय मिला है। तो अच्छे प्रश्नों का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी करके जाना होगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करके आप लोग तैयारी करेंगे, इस भरोसे के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।